नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। तो आज प्रस्तुत है परसेंटेज का समग्र अध्ययन। इसमें आपको हर प्रकार के सवाल मिलेंगे। आपको केवल मुझे सुनना है और अगले 40-45 मिनट के बाद मैथ्स के प्रति आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस जगेगा। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आपका खुद मन होगा कि किताब उठाएँ और परसेंटेज पर आधारित सवाल लगाएँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के पहले सवाल से। और पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो ये है कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की 20% और 25% हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पर तीन संख्याओं की बात की गई है और यहाँ पर जो तीसरी संख्या है उसकी एक संख्या 20% है और दूसरी संख्या कितनी है 25% है। तो बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो तीसरी संख्या है वो तीसरी संख्या कितनी है 100 है। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 20% है। तो अगर तीसरी संख्या हमने 100 मान ली है तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 100 का 25% यानी कि 25। तो इस प्रकार से हमको तीनों संख्या पता चल गई। तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, जो पहली संख्या थी वो 20 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। अब बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो हमने एक फार्मूला बताया था कौन गुणे 100 बटे किसका। तो यहाँ पर कौन का मतलब क्या हुआ पहली संख्या, और पहली संख्या कितनी है तो 20। तो 20 गुणे 100 बटे जो किसका का मतलब क्या है दूसरी का, और दूसरी संख्या कितनी है 25। तो बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 80। और इस प्रकार से हमारा 80% जो है पता चल जाएगा। इसको अगर हम एक बार फिर से देखते हैं तो हमने तीसरी संख्या कितनी मान ली 100 मान ली। पहली संख्या 20%, 100 का 20% यानी कि 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या 100 का 25% यानी कि 25 हो जाएगी। हमने फार्मूला लगाया कौन गुणे 100 बटे किसका। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 20 चौके कितना होता है 80 यानी कि 80% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से पहले सवाल का आंसर कितना आ गया 80%। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। वहाँ पर 20% 25% की बात की गई थी, यहाँ पर अधिक की बात की जा रही है। तो दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या होगा। बात वही है, थोड़ा सा बस सवाल चेंज है कि अधिक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम फिर से तीसरी संख्या मानेंगे और तीसरी संख्या क्या मानेंगे, यहाँ पर तीसरी संख्या मानेंगे 100 मान लेंगे। अब पहली संख्या 100 का 30% अधिक है तो 100 का 30% कितना होगा 30 होगा और 100 में 30 हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 130। यानी कि पहली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 130 आ जाएगी। दूसरी संख्या 40% अधिक है तो 100 का 40% कितना होता है 40 होता है और 100 में हम 40 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 140। इस प्रकार से हमारी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 140। अब हमको तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई हैं। तीसरी संख्या कितनी है 100 है, पहली संख्या कितनी है 130 है और दूसरी संख्या कितनी है 140। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। पहली का मतलब कि 130 का और किस से 140 से। फार्मूला वही कौन गुणे 100 बटे किसका। कौन यानी कि पहली संख्या और किसका मतलब कि दूसरी संख्या। तो 130 गुणे 100 और बटे पहले दूसरी संख्या कितनी है 140। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 13 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 25 65 यानी कि 650 बटे 7 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 92 सही 6 बटे 7% हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी थी 100 थी। पहली संख्या 100 का 30% यानी कि 30 और 100 में 30 जोड़ा कितना आ गया 130 आ गया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 100 का 40% यानी कि 40 और 100 में 40 जोड़ा कितना आ गया 140। फिर कह रहा है पहली से
दूसरी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो पहली यानी कि 130 गुणे 100 बटे दूसरी यानी कि 140, तो 130 गुणे 100 बटे 140 आ गया, और इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हमारा आंसर आ गया 92, सही 6/7%। फार्मूला वही पुराना, कौन गुणे 100 बटे किसका। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अधिक वाली बात जब होगी तो हम अधिक करके देखेंगे, अगर 20% 25% की बात की गई तो 25% करके हम आंसर निकालेंगे। इस लैंग्वेज में इस प्रकार के सवालों का आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% कम हो। फिर से देखिए, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सामान्य सी बात है कि 25% अधिक तो नहीं ही होगी, अगर होती तो सवाल क्यों पूछा जाता। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो अगर हम बी की आय 100 मान लें, अगर हम बी की आय 100 मान लें तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। ए की आय अपने आप जो है 100 माइनस 25 यानी कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। अगर हम बी की आय जो है 100 मान लें तो ए की आय कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से, यानी कि बी की आय ए की आय से, यानी कि ए की आय जो होगी वो बटे के नीचे रहेगी। ध्यान दीजिएगा, जो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक की बात करें तो 25% कम थी, तो यानी कि 25 कम थी तो 25 ही अधिक होगी, यानी कि 25 तो ऊपर ही रहेगा, गुणे 100 आ जाएगा और बटे ए की आय आ जाएगी। ए की आय कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 25 एक कम 25, 25 3 75 और 100 बटे 3 को सॉल्व करेंगे तो 33 से 1/3% आंसर आ जाएगा। इसको एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ था ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो हमने मान लिया कि ए की आय कितनी थी, 100 रुपये थी, ठीक। तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो 100 में से 25 घटाया तो ए की आय हमारी कितनी आ गई, 75 आ गई। अब जो अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए 100 और 75 का, तो अंतर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब बस हम ये निकालेंगे कि 25 रुपये अधिक है बी की आय ए की आय से। तो यहाँ पर अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में 25 हो जाएगा, बटे ए की आय कितनी है, 75 है, और गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 से कम 25, 25 3 75 और 100 बटे 3% आ जाएगा। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है वो ये है कि राम अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका खर्च 22,880 रुपये है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आप लोग एक बात तो जानते होंगे कि एक जो मासिक आय होती है, वो जो मासिक आय होती है वह जो होती है बचत प्लस खर्च होती है। आप जितना कमाते हैं उसमें से कुछ भाग उसका खर्च करते हैं और कुछ भाग उसका बचाते हैं। तो जो बचत है और जो खर्च है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वह क्या होता है, मासिक आय होता है। अब अगर बचत हमको मालूम है, मासिक आय हमको मालूम है तो खर्च निकाल सकते हैं, अगर खर्च मालूम है मासिक आय मालूम है तो बचत निकाल सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है राम अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। तो अगर हम मान लें कि राम की आय है 100 रुपये, तो बचत कितनी करता है, 100 का 12% यानी कि 12 रुपये। अब खर्च की बात करें तो हम मासिक आय में से खर्च जो बचत है उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 रुपये। ये उसका जो है वो खर्च है। फिर से देखते हैं, राम की मासिक आय हमने 100 मान ली, 12% बचत करता है तो 100 का 12% यानी कि 12 रुपये, ये हमारी आ गई बचत। और 100 में से 12 घटा दी यानी कि मासिक आय में से बचत घटा दी तो ये हमारा कितना आ गया, खर्च आ गया। अब हमारे हिसाब से खर्च कितना आ रहा है, 88 रुपये, और क्वेश्चन के हिसाब से खर्च कितना है, 22,880 रुपये। तो यानी कि जो 88 है ये 22,880 के बराबर है। अब देखिएगा 88 बराबर है किसके, 22,880 के। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 22,880 बटे 88 के। काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 260। हमने माना कितना था, 100 माना था, तो हमको 100 के बराबर लाना पड़ेगा। तो अगर एक बराबर है 260 के, एक बराबर है 260 के, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 260 गुणे 100 यानी कि
26,000 के यानी कि मासिक आय उसकी कितनी हो जाएगी? 26,000 हो जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। हमने मान लिया मासिक आय कितनी थी? 100 रुपये थी, बचत 12 रुपये हुई, तो खर्च कितना आ गया? 88 रुपये आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो 88 रुपये है वो बराबर किसके है? 12,880 रुपये के। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 22,880 बटे 88 रुपये के। 100 बराबर किसके हो जाएगा? 22,880 बटे 88 गुणे 100 के, और हमारा 26,000 जो है आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि संपूर्ण खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मूल्य है 100 रुपये, ठीक। अब उसमें हमने कोई कमी कर दी, तो मान लीजिए उसमें कमी आ गई 25%। अब उसका मूल्य कितना हो गया? 75 रुपये। अब जब हम इसका मूल्य बढ़ाएंगे, जब खर्च बढ़ाएंगे, या अब जब इसका मूल्य बढ़ाएंगे, तो अब जो परसेंटेज में लेंगे वो 75 के आधार पर लेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु थी, उसका मूल्य था 100 रुपये, ठीक। हमने 25% की कटौती कर दी या 25% की कमी कर दी, तो यानी कि उसका मूल्य हो गया 75 रुपये। अब जो कमी हुई वो 100 के आधार पर कमी हुई, लेकिन अगर इसको बढ़ा करके 100 पर ले जाना हो या इसको बढ़ाना हो तो हम बढ़ाएंगे किस आधार पर? 75 के आधार पर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि संपूर्ण खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो मान लेते हैं कि चाय का मूल्य पहले था 100 रुपये, ठीक, और अब 25% की कमी हो गई, यानी कि जो 25 रुपये की कमी हो गई, यानी कि अब मूल्य कितना हो गया? 75 रुपये। अब हमको खर्च में वृद्धि करनी है। खर्च में कितने प्रकार की वृद्धि, किस प्रकार से वृद्धि की जाए ताकि संपूर्ण खर्च पर कोई असर ना पड़े। अब वृद्धि अगर रुपयों के आधार पर देखेंगे तो रुपयों के आधार पर वृद्धि तो 25 रुपये की ही करनी पड़ेगी, यानी कि 25 गुणे 100, लेकिन अब बेस पर क्या लेंगे? 75 लेंगे। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, और 100/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 100/3% या फिर 33 सही 1/3%। एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर चीनी काट करके चाय कर लीजिएगा, क्योंकि चाय में चीनी घुल गई। तो मान लेते हैं चाय का मूल्य कितना था? 100 रुपये था, 25 रुपये की कमी आई, 100 का 25% यानी कि 25 रुपये, 25 रुपये कमी आई, और नया मूल्य कितना हो गया? 75 रुपये। अब जो % वृद्धि होगी वह ये होगी, अब 75 में जब 25 ऐड करेंगे तभी तो 100 होगा जा करके। तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? 25 रुपये की ही वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वृद्धि क्या है? 25 रुपये गुणे 100, और नया मूल्य क्या है? 75 रुपये। तो 75, अब 25 गुणे 100/75 हो गया, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को लगाएंगे। इस प्रकार के सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये जो है, जो पिछला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया था, तो उसी के आधार का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जो सवाल लगता है वो इसी आधार पर लगता है, इसी फार्मूले से लगता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में, देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। यदि बढ़ा हुआ अंतिम मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? ठीक, फिर से देखिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। यदि बढ़ा हुआ अंतिम मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य कितना था? 100 रुपये था। अब पहले 10% बढ़ा, जब 10% बढ़ा तो 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपये, यानी कि पहले मूल्य था 100 रुपये, अब जब बढ़ा 100 का 10% यानी कि 10 रुपये, अब मूल्य कितना हो गया? 110 रुपये हो गया। अब जब बढ़ेगा वो 110 का 20% बढ़ेगा। दो प्रकार से वृद्धि हुई, पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। तो जो पहले जो 10% बढ़ा वो 100 रुपये पर बढ़ा, और कितना मूल्य हो गया? 110 रुपये। लेकिन अब जो वृद्धि होगी वो 110 का 20% होगी। अब 110 का 20% निकाल लेंगे, तो 110 गुणे 20/100, और वो कितना आ गया हमारा? 22 रुपये। पर हमारा मूल्य कितना था? 110 रुपये, और नया मूल्य कितना हो गया? 22 रुपये। यानी कि अगर बढ़े हुए मूल्य की बात करें तो 110 + 22 बराबर कितना हो जाएगा? 132 रुपये।
ठीक, तो हमारे हिसाब से बढ़ा हुआ कुल मूल्य कितना आ गया 132 रुपये। जो नया मूल्य प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 132 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि बढ़ा हुआ अंतिम मूल्य कितना है 33 रुपये। तो जो हमारा 132 है वो बराबर किसके है 33 के, यानी कि 33 एकम 33, 33 चौके 132, 4 बराबर किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर किसके होगा 1/4 के। ध्यान दीजिएगा ये वास्तविक मूल्य है, ये मूल्य हमने निकाला है। तो हमारा 132 बराबर किसके है 33 के। अब यानी कि 4 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और हमको 100 के बराबर निकालना है। 100 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 25 रुपये। ठीक, तो 25 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। तो मान लिया हमने कि पुराना मूल्य कितना था 100 रुपये था, पहली बार में 10 रुपये बढ़ा तो कुल मूल्य कितना हो गया 110 रुपये हो गया। अब दूसरी बार में 110 का 20% बढ़ेगा तो 110 गुणे 20/100 यानी कि 22 रुपये बढ़ा। कुल मूल्य कितना हो गया हमारे हिसाब से 110 + 22 यानी कि 132 रुपये। अब हमारा जो 132 रुपये है, हमारा जो 132 रुपये है वो क्वेश्चन के 33 रुपये के बराबर है, यानी कि हमारा जो 1 रुपया होगा वो क्वेश्चन के 33/132 रुपये के बराबर होगा। और हमने माने कितने थे 100 रुपये माने थे, तो 33/132 गुणे 100 हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा 25 रुपये के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार लाइक कर दीजिए, और दोस्तों कुछ जो वीडियो है उसको शेयर जरूर कर दिया करिए। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन को एक और प्रकार से लगा सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में समतुल्य बट्टा की बात की थी। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है समतुल्य बट्टा या समतुल्य वृद्धि या क्रमिक वृद्धि की बात की थी। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में जब लगातार वृद्धि की जाती है, और इसका हमने सूत्र बताया था कि अगर कोई वस्तु है उसके मूल्य में पहले a% की वृद्धि की जाती है, फिर b% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी जो कुल वृद्धि होती है वो ये होती है a + b + a/b/100। तो इसके विषय में हमने बात की थी। तो इस फार्मूले से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले 10% की वृद्धि हुई तो मान लेते हैं a बराबर कितना 10, और फिर 20% की वृद्धि हुई तो b बराबर कितना 20। ठीक, अब फार्मूला हमने बताया a + b, तो यानी कि 10 + 20 + ab/100, तो 10 गुणे 20/100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गए। 10-20 कितना हुआ 10-20 हुआ 30 + 2 बराबर कितना, यानी कि जो कुल वृद्धि की बात करें वो कितनी हुई 32 हुई। अब अगर मान लें कि पहला मूल्य 100 था तो अब मूल्य कितना हो गया 132 रुपये हो गया, और वो क्वेश्चन के 33 रुपये के बराबर है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 33/132 रुपये के। 100 बराबर किसके हो जाएगा गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे हमको 25 आंसर मिल जाएगा। वह फिर से देख लेते हैं क्लियर तरीके से। तो बढ़े मूल्य का फार्मूला क्या हो जाएगा a + b + ab/100। तो a यानी कि 10%, b यानी कि 20%, और फिर a गुणे b यानी कि 10 गुणे 20/100। यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमको टोटल कितना आ जाएगा 32 रुपये आ जाएगा। यानी कि अगर पहले 100 मूल्य मान लिया जाए तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 132 रुपये। और बिल्कुल पुराने मेथड से 132 बराबर है 33 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 33/132 के, और इस प्रकार से 100 बराबर किसके आ जाएगा 25 रुपये के बराबर आ जाएगा। पीछे इस बात को बता चुके हैं, तो ज़्यादा व्याख्या न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बात करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आवश्यक होते हैं। 40 अंक विद्यार्थी प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 40 अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब अगर उसको 30 अंक और दे दिए जाएं, 40 अंक उसने प्राप्त किए, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 30 अंक अगर उसको और दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा फेल होने के बजाय क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और पास होने का मतलब क्या है कि उतने नंबर प्राप्त हो जाएगा जितने नंबर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर आवश्यक हैं तो 35% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। फिर से बात समझेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आवश्यक हैं। अभ्यर्थी को 40 अंक प्राप्त होते हैं, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर ये 30 अंक हम उसको दे दें तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। पास हो जाएगा, पास हो जाने का मतलब क्या है कि उसको
उतने नंबर मिल जाएंगे जितने कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं। और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कितने नंबर हैं, तो 35% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो हम यही करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, 40 अंक उसने प्राप्त किए, 30 अंक हमने उसको अपने आप दे दिए। अब उसके नंबर कितने हो गए, 35% के बराबर हो गए। ये बात आपको समझ में आई, पास हो गया। पास होने का मतलब 35% अंकों के बराबर हो गए, यानी कि 40-30 कितना हुआ, 70 बराबर किसके हो जाएगा, 35% के बराबर हो जाएगा। अब जब आपका 35% बराबर है 70 के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 70/35 के। बात की जा रही है अधिकतम अंकों की, तो अधिकतम अंक कितने पर होते हैं, 100% पर। तो 1% जब बराबर है 70/35 के, तो 100% जो होगा वो बराबर होगा 70/35 गुणे 100 के। अब इसको काट पी लीजिए, आंसर निकालिए। तो 7 दहम 70 और 7 पचे 35। 5 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 दहम कितना होता है, 200 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे तो वही बात कि 40 अंक उसको प्राप्त हुए, 30 अंक हमने दे दिए और उसके किसके बराबर हो गए, 35% के। 35% बराबर है 70 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 70/35 के। अच्छा, मैक्सिमम अंक का मतलब होता है 100%, और 100% बराबर हो जाएगा 70/35 गुणे 100 के। और इस प्रकार से 200 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर महत्तम अंक की बजाय, अधिकतम अंक की बजाय उत्तीर्णांक की बात की जाती, तो हम क्या कर लेते, 35% जो 100% निकालने के बजाय 35% निकाल लेते। 1% हमको पता चल गया था, 70/35 आया था, और यहाँ से 35% निकाल लेते, हमारा आंसर आ जाता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न भी परीक्षार्थियों से ही संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट लेवल है। देखिएगा, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। दो परीक्षार्थी हैं जिसमें से एक जो है 30% अंक प्राप्त करता है और 108 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा 52% नंबर प्राप्त करता है और उसको 24 अंक अधिक है। पास होने के लिए जितने नंबर होने चाहिए उससे 24 अंक अधिक है। तो इससे एक बात समझ में आती है, ये जो 30% नंबर प्राप्त करता है उसको हम 108 नंबर और दे दें, और जो तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो जाने के मतलब पास होने के लिए जो न्यूनतम नंबर है वो प्राप्त कर लेगा। दूसरा, ये 52% वाला विद्यार्थी, 52% वाला विद्यार्थी के अगर 24 नंबर ले लिए जाएँ जो कि अधिक हैं, तो इसके भी उतने ही नंबर आ जाएंगे जितने कि पास होने के लिए न्यूनतम नंबर होने चाहिए। और इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 30% वाले विद्यार्थी को 108 नंबर और दे देंगे, और जो 52% वाला विद्यार्थी है उसके हम 24 नंबर छीन लेंगे। जिसके पास कम है उसको दे दिए, जिसके पास ज़्यादा है उससे हमने छीन लिए। अब हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो 30% प्लस 108 बराबर 52% माइनस 24। ठीक, पक्षांतर कर लेंगे, परसेंटेज वाले एक पास कर लेंगे, नंबर वाले एक पास कर लेंगे। तो 108 प्लस 24 बराबर 52 माइनस 30। ये परसेंटेज इसके साथ लगा लीजिएगा, हम लगाना थोड़ा सा भूल गए हैं। अब 108 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, बराबर 52 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 22%। तो 22% बराबर है 52 के, तो 1% जो होगा वो बराबर हो जाएगा 22 चक्कू छक्का 2 छाक 12, 2 छाक 12 1 13, यानी कि छक्का। 1% बराबर है 6 नंबर के। हमको 100% निकालना है, तो 100% जो होगा वो बराबर होगा, जब 1 को 100 से गुणा कर रहे हैं तो 6 को भी 100 से गुणा कर देंगे, और हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 600 नंबर जो है आंसर आ जाएगा। 600 नंबर जो है पूर्णांक हमारा ज्ञात हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। पहले विद्यार्थी के अंक, यहाँ पर फार्मूला भी हमने लिखा हुआ है कि पहले विद्यार्थी के अंक यानी कि जो फेल हुआ है उसको पास होने के लिए आवश्यक अंक यहाँ पर जोड़ देंगे, और दूसरे विद्यार्थी को मिले अंक
और उसे आवश्यकता से अधिक अंक घटा देंगे। और फिर वही बात कि 30% जो इसको प्राप्त हुए उसके 108 नंबर की आवश्यकता थी, वो हमने उसको दे दिए। और 52% जिसको प्राप्त हुए उसके 24 नंबर ज़्यादा थे तो उसके हमने घटा दिए। परसेंटेज वाले 1 पास कर लिए, नंबर वाले 1 पास कर लिए। 108 में 24 जुड़ा 132 हो गया। 52 में से 30% घट गया तो 22% हो गया। अब 22% बराबर है 32 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 132/22 से। 22 से 132 को काट दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। और जब 6 आ गया तो 1% बराबर 6 के, तो 100% बराबर हो जाएगा 600 के। अगर आपको इतनी भी बात समझ में नहीं आई है तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को घटा देना है और नंबर को जोड़ देना है। क्वेश्चन की कंडीशन पर बस ध्यान देना है कि पास कौन हुआ है, फेल कौन हुआ है। अगर एक पास एक फेल होता है तो परसेंटेज को घटा देना है और नंबर को जोड़ देना है। 52 में से 30 घटाओ कितना आ जाएगा, 22% बराबर 108 में 24 जोड़ो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और यहाँ से 1% बराबर है किसके, 33 के, 1% बराबर है किसके, 6 के। 1% बराबर है किसके, 6 के। 100% बराबर किसके हो जाएगा, 600 के। तो इस प्रकार से आप 1 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। आपको अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज को घटा देना है और जो नंबर हैं वो जोड़ देने हैं। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है, हमने एक फार्मूला बताया था a+b+ab/100। तो इसका हम हर एक तरीके से उपयोग बताएंगे। कहाँ पर क्षेत्रमित में कैसे उपयोग किया जाता है, फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। फार्मूले वाली बात है तो हमने मान लिया कि लंबाई जो है a बराबर 30% बढ़ाएंगे तो a बराबर 30%, 20% चौड़ाई बढ़ाएंगे तो b बराबर 20%। परसेंटेज की बात, परसेंटेज वृत्त की बात आई तो फार्मूला वही लगा देंगे a+b+ab/100। अब जब फार्मूला लगा दिया हमने तो यहाँ पर a यानी कि 30 प्लस b यानी कि 20 प्लस ab यानी कि 30 गुणे 20/100। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 30 20 कितना हो गया, 50 प्लस 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। और 50 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि हाँ, अगर किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में सीधे सीधे जो है हमको पता चल जाएगा कि 56% की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सोल्यूशन दिया हुआ है। ए बराबर 30% लिया था, बी बराबर 20% लिया था, फार्मूले में लगा दिया तो 30 + 20 + 30 गुणे 20/100 और इस प्रकार से 56% हम आंसर लेकर के आ गए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक चीज़ तो बढ़ाई जाए लेकिन दूसरी चीज़ में कमी कर दी जाए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए लेकिन चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फार्मूला हम वही लगाएंगे, आपको 50 फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। एक ही फार्मूला रटिए और एक ही फार्मूले को हर एक प्रकार से उपयोग कीजिए। अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। लंबाई में वृद्धि हुई थी तो लंबाई को हमने मान लिया +30, चौड़ाई में कमी हुई थी तो चौड़ाई को मान लिया -20। फार्मूला वही, कौन सा फार्मूला, a+b+ab/100। अब यहाँ पर आपको माइनस का उपयोग केवल सीखना है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई बढ़ी तो +30, चौड़ाई कम हुई तो +-20, प्लस वही बात यहाँ पर भी +30 × -20/100। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है ये 30 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस का जब माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इस माइनस का जब प्लस से गुणा होगा तो ये माइनस से हो रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 30 गुणे 20/100। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 में से 20 गया कितना बचा, 10 बचा। यहाँ पर 0 0 0 0 कट जाएगा, 3 में से 2 गया कितना बचा, 6 बचा। 10 में से 6 गया आया कितना, 4% प्लस का आया।
अगर ये प्लस का आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये वृद्धि होगी। अगर यही माइनस का आ जाता तो इसका मतलब क्या था, ये कमी होगी। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि हमारी जो है 4% की वृद्धि होगी। ठीक, एक बार फिर से समझिएगा। फार्मूला हमने वही लिख लिया कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, फिर वही बात 30 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस 30 गुणे माइनस का 20 अपॉन 100, तो 30 माइनस 20 माइनस वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 गुणे 20/100। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 6 और 4% जो कि प्लस का आया है, तो प्लस का आने का मतलब है ये जो है वृद्धि होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो है ये कि दोनों में कमी, यानी कि लंबाई में भी कमी और चौड़ाई में भी कमी। अच्छा, हम सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और आयत से बढ़ करके वृत्त की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा। तो बात वही है कि जैसे मान लेते हैं कि त्रिज्या r है, ठीक, तो हम फार्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक, जो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहली बार में 4% की कमी हुई तो a बराबर माइनस का 4, दूसरी बार में फिर 4 की कमी हुई तो b बराबर माइनस का 4। इस बात को फिर से समझिएगा। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r गुणे r, r गुणे r लिख सकते हैं, पाई गुणे r लिख सकते हैं, यानी कि r गुणे r का प्रयोग हुआ है। अब एक r को a मान लेते हैं, माइनस का 4 हुआ, दूसरे r को b मान लेते हैं तो ये क्या हुआ, माइनस का 4। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। उम्मीद करते हैं फार्मूला याद हो गया होगा आपको। तो ये माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 और प्लस माइनस का 4 गुणे माइनस का 4 बटे 100। ठीक, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर ये माइनस का 4 हुआ, ठीक, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 4 हुआ, प्लस यहाँ पर दिया हुआ था माइनस का 4 गुणे माइनस का 4। अगर इसको देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 हो गया। यहाँ पर देखें प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौके कितना होता है, 16/100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 और प्लस 0.16, माइनस के 8 में से 0.16 घटा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, लगभग आएगा माइनस का 7.84%। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी में कैलकुलेट नहीं कर पाए तो देखिएगा फिर से एक बार। तो फार्मूला हमने वही लगाया, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 4, ये a की वैल्यू है और ये किसकी, b की वैल्यू है। फिर ए बी, तो a की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 4 और b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 4 बटे 100। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये माइनस का 4 हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये माइनस 4 हुआ, ये माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गए, प्लस हो गए। और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही होता है, तो 4 चौको 16/100 ये प्लस का रहेगा। यही बात मेन बताने के लिए हमने इस सवाल को ऐड किया है। अब माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 हो गया, और ये क्या हो गया, जो है 100 से 16 को भाग देंगे 0.16 आएगा, और इस प्रकार से माइनस का 7.84 जो है आया। अब ये चूँकि माइनस में आया हुआ है, माइनस में आने का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल में कमी होगी। अगर यही प्लस में आता तो इसका मतलब क्या था कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम कमी और वृद्धि का पता लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ऑप्शन में आ जाता है कि 7.84% कमी और 7.84% यहाँ पर वृद्धि भी लिख करके आ सकता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपका आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब कमी है, और यदि आपका आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब क्या है, वृद्धि है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, अब बात करते हैं मतदाताओं के विषय में। तो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए और 16,000 मतों से चुनाव हार गया बेचारा। तो कुल कितने मत पड़े। ठीक, तो जब 2 उम्मीदवार थे
तो एक उम्मीदवार को जब 30% मत प्राप्त हुए तो दूसरे उम्मीदवार को 100% से घटा देंगे, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए। ये बात समझ में आई? भाई जब दो उम्मीदवार थे, मान लीजिए दो उम्मीदवार थे और मान लीजिए कुल मतों की संख्या थी 100। अब जब एक को 30 प्राप्त होते हैं तो दूसरे को 100 में से 30 घटा देंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 70 ही तो प्राप्त होंगे। तो अगर 100% कुल मतदाता थे तो एक 30%, अगर एक जो है जो क्या कहते हैं इसको, क्या नाम होता है, हाँ उम्मीदवार, तो मान लेते हैं कि 100% मतदाता थे, तो अगर एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्राप्त होंगे? 70% प्राप्त होंगे। अब कहता है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 16,000 मतों से चुनाव हार जाता है। 16,000 मतों से चुनाव हारने का मतलब है कि जो मतों का अंतर है वो 16,000 है। 16,000 यानी कि एक को प्राप्त हुए 70%, दूसरे को प्राप्त हुए 30%, अंतर कितना हुआ? 40%। अब हमारे हिसाब से ये परसेंटेज का अंतर है। यही अगर मतों की बात करें तो कितने मतों से हार गया? 16,000 मतों से हार गया। तो यानी कि 40% बराबर किसके हैं? 40% बराबर किसके हैं? 16,000 के। अब जो 40% बराबर है 16,000 के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 16,000 बटे 40। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4 से 1600 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। बात करें अगर 100% की, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएं तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ाएंगे और हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 40,000 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं दो उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए तो दूसरे उम्मीदवार को 100 में से 30% घटा देंगे तो 70% मत प्राप्त हुए, यानी कि दोनों के जो मत प्राप्त हुए उसका अंतर कितना हुआ? 40% प्राप्त हुआ। अब ये 40% है वो बराबर किसके हैं? 16,000 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 16,000 बटे 40। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 100% बराबर किसके हो जाएगा? 400 के आगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, हमारा 40,000 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मतदाता वाले क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है और ये अंतिम सवाल है। तो बढ़ते हैं इस सवाल के अंतिम सवाल की तरफ। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा? दूध को यहाँ पर काट दीजिए और यहाँ पर पानी होगा, ठीक। अब जो पानी की मात्रा अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर पानी ही मिलाएंगे, तो ये थोड़ा गलत लिख गया है, इसकी जगह पर क्या होगा? पानी। तो दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि 40 लीटर दूध था, ठीक, 10% पानी था, तो 40 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 का 10%, 40 गुणे 10 बटे 100, यानी कि आ गया हमारा 4 लीटर। अब ये क्या है? 4 लीटर पानी है, ठीक। दूध कितना था? 40 लीटर। 40 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 लीटर हमारा आ जाएगा दूध, ठीक। इतनी बात समझ में आई? 40 लीटर का 10% पानी था तो 10% हमने निकाल लिया तो कितना आ गया? 4 लीटर। अब 40 में से 4 लीटर घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 36 लीटर जो है वो दूध आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कह रहा है पानी की मात्रा को हमको 20% बनाना है। पानी की मात्रा 20% बनाना है, लेकिन और कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा? तो दूध जो है वो 36 लीटर का 36 लीटर रहेगा, लेकिन पहले मात्रा जो थी वो 90% थी। 10% पानी था तो 90% दूध था, लेकिन अब जब पानी 20% हो गया है तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी। और 80% किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा। तो 80% बराबर हो जाएगा किसके? 36 के बराबर हो जाएगा। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 36 बटे 80 के। और अगर 100% की बात करें तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 80% बराबर होगा 36 के, 80% बराबर होगा 36 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 36 बटे 80 के।
और अगर 100% की बात करें तो इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, 4 9 9 36, 4 दूना 8, 2 से 10 को काटेंगे कितना हो जाएगा 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 45 लीटर। ठीक, तो यानी कि पानी पहले मिश्रण कितना था 40 लीटर, अब कितना हो गया 45 लीटर, यानी कि 5 लीटर जो है पानी हमको और मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। कुल मिश्रण कितना था 40 लीटर था, पानी की मात्रा 40 का 10% यानी कि 4 लीटर आ गया। अब दूध 40 में से 4 लीटर घटा देंगे तो 36 लीटर हमारा क्या आ गया दूध आ गया। अब बात करते हैं नए मिश्रण में। नए मिश्रण में पानी कितना है 20% यानी कि दूध की मात्रा कितनी होगी 80% होगी, यानी कि 80% बराबर किसके हैं 36 के, क्योंकि दूध की मात्रा को हमने चेंज नहीं किया है। परसेंटेज में दूध की मात्रा चेंज हुई लेकिन दूध की मात्रा पहले भी जितनी थी उतनी ही अब भी है, यानी कि 80% बराबर किसके हो जाएगा 36 के। अब जब 80% बराबर है 36 के तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 36/80 के, और 100% की अगर बात करें तो 36/80 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 45, यानी कि मिलाया गया पानी जो होगा वो 45 - 40 यानी कि 5 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी स्वच्छता का ध्यान रखें, लॉकडाउन है घर पर बने रहें, तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।